लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे फैक्टर हैं जिनका इंतजार सबको है। बिल्कुल। लेकिन चिराग पासवान को जिस तरह से एनडीए गठबंधन का की पिन माना जा रहा है, की पिन माना जा रहा है कि उनके बिना एनडीए गठबंधन में जो है वो डगमगा जाएगी, तो कहीं ना कहीं दोनों नहीं चाहेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा खास कार्यक्रम भीतर की बात। भीतर की बात में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी जो बिहार के राजनीति के पर्दे के पीछे जो खास बात चल रही है, उस सारी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो बने रहे। फिलहाल अभी हमारे साथ बाबा बैठे हुए हैं और राजनीति की सवाल तो अभी चलते रहेंगे। सबसे पहला सवाल जो मेरा बाबा होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी बिहार के एसआईआर को लेकर, आखिर वो उसमें क्या बात हुई और क्या अहम बात है उसमें? देखिए, चुनाव से पहले एसआईआर एक ऐसा मुद्दा बन गया था जिसमें सरकार कटघरे में खड़ी हो रही थी। खड़ी इसलिए हो रही थी कि इसके टाइमिंग को लेकर के और चुनाव आयोग के फैसले को लेकर के विपक्ष जो है कई तरह के आरोप लगा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक लगाने की बात की गई थी। अगस्त में जो इसका जो सार्वजनिक करना है, इसका प्रिंट आउट जो निकलेगा कि सर्वे में क्या आया, कितने लोग बचे, कितने लोगों का नाम कटा, तो जो फाइनल वोटर लिस्ट आने वाला था उस पर रोक लगाने की बात की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया, बोला कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को लेकर के बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ ऐसी बातें जरूर है जिसमें जो पहचान पत्र की बात थी, कई पहचान पत्रों को उसमें शामिल नहीं किया गया था कि उसके आधार पर आप वोटर नहीं बन सकते हैं। तो उन सभी को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो है उन्हें भी माने, क्योंकि ये भी तो संवैधानिक संस्था द्वारा ही रिलीज किया गया है। तो यहाँ आकर के एक बड़ी राहत जो है सुप्रीम कोर्ट को मिली है और सुप्रीम कोर्ट पर जो आरोप लग रहे थे, अब कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा, जो चुनाव आयोग पे जो आरोप लग रहे थे वो उसको कहीं ना कहीं राहत मिली है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट राहत की सांस, चुनाव आयोग जो है वो राहत की सांस जरूर ले रहा होगा। कई जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने, कई लोगों की मैं बात सुन भी रहा था, उनका कहना यह है कि ये उनकी नैतिक जीत है। लेकिन खैर, इसमें जीत हार की बात नहीं है। जो वैध मतदाता हैं उनको वोटर लिस्ट में नाम उनका होना चाहिए और जो अवैध हैं उनको नहीं रहना चाहिए, ये भी तो बात बिल्कुल सही है। तो रहा सवाल कि इसमें कोई भी व्यवस्था होती है तो उसमें आप देखिएगा कि विरोध और पक्ष विपक्ष दोनों ही होता है। लेकिन एसआईआर होने से एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जो वोटर लिस्ट का एक बड़ा जंजाल था जिसमें बहुत सारी चीजें सुधार करके आएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन विपक्ष को इस पर भरोसा नहीं है। तो एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट का बयान आया है, उसके बाद अगस्त में उसको रिलीज करना है, उसको लेकर के भी अब परिस्थितियां जो है एकदम साफ हो गई हैं। अब इसमें कोई गतिरोध नहीं रह गया है। चलिए, तो बाबा वो पॉलिटिकल की बात करते हैं। अभी फिलहाल चर्चे में जो है वो एक जो चिराग पासवान है, एक प्रशांत किशोर है, इन दोनों का अभी चर्चा बहुत चल रहा है। तो क्या चिराग पासवान और प्रशांत किशोर क्या साथ आ सकते हैं क्या? देखिए, कौन किसके साथ आ सकता है, राजनीति में कभी भी कोई भी चीज खूंटा ठोक करके आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप एक बात मानिए कि चुनावी रणनीति में, और जब से आप देखिएगा कि 90 के दशक से जब गठबंधन की राजनीति चली है, तो सत्ता में आने के लिए भी गठबंधन की जरूरत पड़ती है और विपक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए भी गठबंधन आपने देखा होगा। अभी भी आप देख लीजिए, आपके देश में भी और बिहार में भी दोनों जगह गठबंधन की सरकार चल रही है और दोनों ही गठबंधन में ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ा जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सरकार चल ही रही है। बीच बीच में नीतीश कुमार ने कुछ समय के लिए इधर उधर जरूर हुए हैं, इसमें कोई जरा नहीं, लेकिन अब वो भी गारंटी के साथ कहते हैं कि कहीं नहीं जाएंगे। तो चिराग पासवान क्यों जाएंगे? लेकिन अब इसमें सवाल ये उठता है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, यदि चिराग पासवान को आप उनके मन मुताबिक सीट नहीं देंगे, चिराग पासवान को के साथ आप जो गठबंधन के भीतर एक जो गठबंधन धर्म होता है उसके आधार पर आप काम नहीं करेंगे, चिराग पासवान को बार बार आप परेशान करेंगे, तो जैसे 2020 में गए थे उसे बाहर जा सकते हैं। अब रहा सवाल कि वो प्रशांत किशोर के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। हम पप्पू यादव तो है नहीं कि कह दें कि भाई घोषित कर दीजिए उनको। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में जब नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टियां किसी के साथ भी जा सकती हैं। आपको याद होगा कि जिस जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के लिए मुफ्ती से भी अपना समझौता कर लिया, तो कहीं भी कर सकती है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार बनाने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए समझौता किसी भी स्तर तक जाकर के किया जाता है और आने वाले समय में परिस्थितियां, अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आगे क्या होगा
इसके लिए हाइपोथेटिकल प्रश्न तो शायद उसका जवाब नहीं है, लेकिन चिराग पासवान को जिस तरह से एनडीए गठबंधन का की पिन माना जा रहा है कि उनके बिना एनडीए गठबंधन में जो है वो डगमगा जाएगी, तो कहीं ना कहीं दोनों नहीं चाहेंगे कि मैं लगातार बता रहा हूँ कि ना तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी और ना ही नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो बाहर हो जाए। हाँ, कुछ लोग जो छटर पटर कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्हीं को बाहर का रास्ता देखना पड़े। तो बहुत सारी परिस्थितियां अभी बननी बाकी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे आपको खुल करके चीजें नजर आएगी। अभी ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आए। राजनीतिक बयानबाजी है और ये तो चलती ही रहेगी। जी, एक और है, जैसे कि चिराग पासवान हमेशा बयान देते आ रहे हैं अभी फिलहाल में, तो तेजस्वी यादव का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है तत्काल में, और वो चिराग को लेकर तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भयास। यानी आपके गुरु, आपका सचिव और इस तरह के जो लोग होते हैं, आपके जो इलाज करने वाले वैद्य हैं, वो अगर आपके मन मुताबिक बात बोलने लगे तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपका नाश होना जरूरी है। देखिए, इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम है कि ये आपको कटु शब्द बोले, आपके उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए ये बात कहें, आपके मुंह देख करके और आपके खुशी के लिए कोई बात ना करें। डॉक्टर को आपने देखा होगा, कड़वी दवाई आपको देता है ना, जो कष्ट आपको है, रोग है, उसको बताता है ना, खाने पीने पर कंट्रोल करता है ना, तो वही डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है। नहीं तो कि डॉक्टर आपको कहे यार जो खाना है खाओ ना, तो वो डॉक्टर नहीं है। वैसे ही सचिव आपको सही सलाह नहीं देगी सोच करके कि आप गुस्सा जाएंगे, आप नाराज हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका वो अहित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में कटु बातें कह रहे हैं या जो गलतियां नजर आ रही हैं उन्हें, उसको उजागर कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें खराब कहाँ है? आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आपने अपराध बढ़ा है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं, तो नीतीश कुमार पर बट्टा लग गया तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन को उसका घाटा होगा। ऐसा थोड़ा है, जनता के बीच में मैसेज जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर के चिराग पासवान जो बात कह रहे हैं, उस बात पर ऐसा नहीं है कि वो कटु कह रहे हैं, वो सच कह रहे हैं, और सच कहना कोई गलत तो है नहीं। जैसे कि बिहार चुनाव जो 2025 में होने वाला, इससे पहले इतना राजनीति में घमासान क्यों मचा हुआ है बाबा? हर तरह वैसा ही मचा हुआ है। बिल्कुल मचना है। देखिए, हर कोई चाहता है कि वो अधिक से अधिक सीटें जीत करके आए, हर कोई चाहता है कि उसका मंत्री अधिक से अधिक हो जाए। आपने देखा होगा कि थोड़ा सा कमजोर पड़े थे नीतीश कुमार, तो कितना दबाव बनाया था जीतन राम मांझी ने, कहे थे कि हमको भाई कम मिला है, हमको और भी मंत्रिमंडल मिलना चाहिए, हमको ही मिलना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें 2025 का चुनाव सर पे है, सबको लगता है कि हमको अधिक से अधिक मिले। दोनों ही गठबंधन में आप देख लीजिए कि दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के रस्साकसी मची हुई है। तो निश्चित रूप से चुनाव है, तो चुनाव में तो घमासान होगा ही होगा। अब ये घमासान कितने हद तक जाता है, जब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो जाता है, सब कुछ बैलेंस नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये देखने को मिलेगा कि ये घमासान तो चलता ही रहेगा। तो जिस हिसाब से अभी बाबा माहौल बना हुआ है, चिराग पासवान भी इधर हैं, इधर जीतन राम मांझी भी वार कर ही रहे हैं, तेजस्वी यादव चूक नहीं रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आगे की घटना क्या और बढ़ सकती है, क्या हो सकता है? देखिए, बहुत कुछ इसमें अंतर आपको नहीं नजर आएगा। ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, तो सीट शेयरिंग के समझौता में जो लोग नाराज रहेंगे वो गठबंधन छोड़ेंगे। अगर दूसरे गठबंधन के लोगों को लगेगा कि उनसे उनको आने से फायदा है और वहां कोई जगह है, तो वो उनको लेंगे। जैसे पिछली बार आपने देखा था 2020 में महागठबंधन के 3 घटक दल जो हैं वो अलग हो गए थे। पहले अलग हुए थे उपेंद्र कुशवाहा, जिन्होंने प्रयास तो किया लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने अलग से चुनाव लड़ना, एक अलग ही गठबंधन बना लिया। दूसरी तरफ आपने देखा जीतन राम मांझी अलग हुए, वो सीधे चले गए एनडीए गठबंधन की तरफ। बाद में आपने देखा अंतिम समय में मुकेश सहनी अलग हुए, ये कहते हुए कि मेरे पीठ में खंजर भूका गया है, मेरे साथ कमिटमेंट कुछ था, वो बोल ही नहीं रहे हैं, बाकी सब बातें कह रहे हैं। तो तेजस्वी यादव से वो भी अलग हो गए थे, तो वो वही चले गए थे एनडीए गठबंधन में। वहीं चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर हुए, तो उन्होंने भी अलग से अकेले दम पे चुनाव लड़ा था 140 के आसपास सीटों पे। ये सभी चीजें आपने देखी हैं। तो अंतर बहुत ज्यादा अगर पड़ेगा तो यही होगा कि जिसको जहां सुविधा मिलेगा, जिससे जिसको फायदा नजर आएगा वो उधर जाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे, तो प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो 243 सीटों पर लड़ेंगे और किसी के साथ कोई समझौता भी नहीं करेंगे। यहां तक उन्होंने कह दिया है कि अगर उनको सीटें नहीं मिलती है तो वो किसी के सरकार में शामिल नहीं होंगे, न बाहर समर्थन करेंगे न भीतर समर्थन करेंगे, न चुनाव के पहले कोई गठबंधन करेंगे न चुनाव के बाद कोई गठबंधन करेंगे। परिस्थितियां क्या रहती है, किस तरह का माहौल बनता है, ये अलग बात विषय है। और यही कारण है कि मैं बार कह रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर को मौका मिल गया तो प्रशांत किशोर या तो
बेहतर प्रदर्शन करेंगे और नहीं तो प्रशांत किशोर उसके लिए भी कारक बनेंगे कि हो सकता है कि जैसा कि उन्होंने कहा भी है जी कि अगर 20 सीटें भी उनको आ जाती हैं तभी वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे 2030 का। तो ऐसे में हंग असेंबली नजर आएगी और हंग असेंबली होगी तो आप समझ सकते हैं कि फिर से चुनाव होगा। और ऐसी स्थिति में जो लोग इधर उधर होंगे चाहेंगे कि फिर से चुनाव में जाना नहीं पड़े, बिल्कुल, क्योंकि अब कौन चाहेगा कि जीत करके आए हैं तो फिर जीतेंगे कि हारेंगे, उसमें पैसा रुपया भी खर्च होता है, बहुत तरह की बातें हैं। तो हो सकता है कुछ लोग दाएं बाएं करें, तो ये परिस्थितियां बदल सकती हैं, चुनाव के बाद भी परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में जिसको जहां जितना समझ में आएगा, विनिंग कंडीशन वाले जो दल होंगे जिनके वोट बैंक का असर पड़ेगा, इसमें आप एक बात और कर सकते हैं कि आईपी गुप्ता का भी नाम इसमें ले सकते हैं। आईपी गुप्ता भी लगातार जिस तरह से अपनी तैयारी किए हुए हैं, उनके लोग जिस तरह से एग्रेसिव हैं, उससे साफ लगता है कि 2025 के चुनाव में वो भी एक बड़ा अंतर पैदा करेंगे। तो ये लोग अंतर पैदा कर सकते हैं। अब इन लोगों को साधने के लिए क्या किया जाएगा, कौन दल कौन गठबंधन इनको अपनी तरफ लेके आएगा, ये बड़ा सवाल होगा और इसी पर सब कुछ टिका हुआ है। और ये मेरा लास्ट प्रश्न होगा बाबा कि आखिर चुनाव आयोग इस बीच में फंस क्यों गया है? देखिए, चुनाव आयोग की जो कहानी है वो तो हमने शुरू में ही बता दिया। शुरू में हम चर्चा कर रहे थे कि चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया। ये फैसला कोई नया नहीं है जी, 2003 में भी हुआ था और 2003 के बाद उसी के आधार पर वोटिंग हो रही थी जी। ये सभी राज्यों में होना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि बिहार में होना है। ये संयोग है कि बिहार पहले आ गया, क्योंकि 2029 में आपको पता है कि परिसीमन भी होना है जी, वन नेशन वन इलेक्शन की भी तैयारी है, महिलाओं को 33% आरक्षण भी देना है। ये सभी चीजें एक जगह आकर के खड़ी हो गई हैं। इसमें जातीय जनगणना कराने का भी आपने कह दिया है, तो ये सभी चीज हो जाएगा और आपके पास एक डाटा रहेगा कि हमारे पास इतने वोटर हैं, तो उसके आधार पर आपको पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है। तो हर राज्यों में होना है। कई राज्यों में तो आपको पता ही होगा कि एनडीए के साथ ही रहने वाले कई राज्यों ने कहा है, चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हमारे यहाँ कराना है भाई तो जल्दी से करा लीजिए, समय लगेगा उसमें। खैर, देखना होगा कि क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन चुनाव आयोग कटघरे में था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग को राहत जरूर मिली है, जैसा कि मैं पहले बता रहा था। और एक बात आप समझ लीजिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसमें जो आपके सारे प्रश्नों का अगर निचोड़ निकाल करके हम देखें जी, तो सबसे बड़ा फैक्टर है चिराग पासवान जी, और दूसरा कोई फैक्टर नजर नहीं आ रहा। अभी सबसे ज्यादा वो ट्रेंडिंग में वही चल रहा है, क्योंकि देखिए आईपी गुप्ता ने स्पष्ट कर दिया है, आप हमको आरक्षण दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो जो आरक्षण देगा, कौन आरक्षण देगा आपको पता है। अगर एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी आरक्षण देने के लिए राजी हो जाती है तो उसके साथ होंगे, नहीं देती है तो ऑटोमेटिक वो विपक्षी खेमे में खड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वो क्लियर उनका कॉन्सेप्ट है। प्रशांत किशोर क्लियर कर दिया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, किसी गठबंधन में नहीं जा रहे हैं, और वो अपने दम पर जितनी भी सीटें लाएंगे अपने दम पे लाएंगे, इसलिए किसी से गठबंधन भी नहीं करेंगे। तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। बाकी के जो दल हैं वो अपने अपने लिए जगह की तलाश कर रहे हैं, तो वो इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं। 2 सीट 4 सीट 5 सीट 10 सीटों पे वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जयनारायण कुशवाहा की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप और भी लोग हैं, नागमणि कुशवाहा की बात कर लीजिए, और भी कई दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, उन दलों की बात कर लीजिए आप, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। 2 सीट 5 सीट 4 सीट पर वो कर सकते हैं, लेकिन पूरा चुनाव प्रभावित नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान एक ऐसे फैक्टर हैं जिनका इंतजार सबको है। बिल्कुल, वो क्या फैसला करते हैं, उनके साथ एनडीए गठबंधन में किस तरह का व्यवहार होता है, उनके फैसले पर ये टिका हुआ है। क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा तो उनके चलते 30-35 ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा हम कल भी कर रहे थे, बिल्कुल राष्ट्रीय जनता दल को आया था। तो राष्ट्रीय जनता दल इस इंतजार में है कि चिराग पासवान माने बिल्ली के भागे छींका टूटे। अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से बाहर आते हैं तो उनका क्या फैसला होता है। आपने जो प्रश्न किया था कि क्या वो आ सकते हैं प्रशांत किशोर के साथ, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो क्या चिराग पासवान अपनी पार्टी का उनके साथ विलय करेंगे? ये संभव दूर नहीं लगता है। अगर ऐसा करना हो तो वो क्यों नहीं भाजपा के साथ करेंगे, बिल्कुल भाजपा उनको मुख्यमंत्री बना दे। आपने ये भी कहा था, पूछा था, उसका भी जवाब है कि पप्पू यादव ने कहा था कि उनको घोषित कर दीजिए, दोनों का ट्यूनिंग बहुत अच्छा मिल रहा है। ये तो ऑटोमेटिक है कि ये चिराग पासवान ने भी कहा है और प्रशांत किशोर ने भी कहा है, दोनों मिलकर कहा है। चिराग पासवान का कहना यह है कि प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, बिहार के विकास के लिए, बिहार के हित के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी काम करता है तो मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, चाहे वो नीतीश कुमार हो, भाजपा हो या कोई भी अंदर हो। वहीं आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने कुछ अलग ही बात कही है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान
नेता तो ठीक है, काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ हैं। जी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं इशारा है। ये सभी बातें घुमा फिरा करके इस जगह आ रही हैं कि अब इंतजार है तेजस्वी यादव को कि बिल्ली के भागे छीका टूटे। अगर चिराग पासवान उससे अलग हो जाते हैं तो एक बार फिर से विद्रोह करेंगे, और अगर फिर से नीतीश कुमार से नाराज हुए, उनको कमजोर करने का कोशिश की, उनके सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा किए, तो फिर उनको 30-35 सीटों का फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ उनको इंतजार उनका प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं कि वो क्या फैसला करते हैं, और इसी पर पूरा दारोमदार है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि दूर दूर तक मुझे एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान कठिन परिस्थितियों में, जब 2021 में 2020 में उनको बाहर कर दिया गया एनडीए गठबंधन से, तो 2020 में बाहर हुए, लेकिन केंद्र की सरकार में वो एनडीए में बने रहे। 2021 में उनकी पार्टी टूटी, अकेले पड़ गए वो, उनके 5 सांसदों को अलग कर दिया गया, फिर भी वो एनडीए गठबंधन के साथ बने रहे। बिल्कुल। अब ऐसी कोई परिस्थिति दूर दूर तक नजर नहीं आती है कि चिराग पासवान बाहर हो, लेकिन इस पर दावा भी नहीं किया जा सकता है। अगर चिराग पासवान का डिमांड 30 सीट है और उनको 5 व 10 वो सीट दीजिएगा तो उसमें तो संभव नहीं है। और यही पेंच जो फंसा हुआ है, इसी के चलते आपको ये सारा खेल नजर आ रहा होगा। पेंच बहुत जबरदस्त फंसा हुआ है और इस पेंच को सुलझाने की कोशिश सभी कर रहे हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, लेकिन इंतजार सबको है। और अगर चिराग पासवान के साथ कुछ होता है या चिराग पासवान छोड़ते हैं गठबंधन, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ जाएगा कि बाजी पलट सकती है। जी। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमारा जो ये खास कार्यक्रम भीतर की बात की राजनीति है, और बिहार की राजनीति तो ऐसे भी सबसे अलग होती है। अब कल क्या हो सकता है वो तो कोई बता नहीं सकता। फिलहाल आज जितने भी चीज घटे हैं हम लोग और हमारे बाबा ने आपको समझाया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।